बड़ी खबर हो जाती है राज्यसभा चुनाव के लिहाज से, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे थे दोनों ही राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बनाकर काम कर रहे थे। अब सभी ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया था, लेकिन शह मात के बीच एक बड़ा फेरबदल ये मानेंगे। जिस तरह से यहां पर बड़ा झटका है ये कांग्रेस के लिए, राज्यसभा की जो उम्मीदवार है मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होना। आपने बहुत बड़ा झटका है ये कांग्रेस के लिए, जहां कांग्रेस उम्मीद कर रही थी कि तीसरी सीट लेंगे, बाड़ाबंदी की जा रही थी, बेंगलोर विधायकों को ले जाया जा रहा था जिससे खरीद फरोख्त न हो सके। यहां खरीद फरोख्त तो दूर की बात है, कैंडिडेट का नामांकन रद्द होना कांग्रेस की कार्य प्रणाली पर भी सवालिया निशान उठाता है कि जो जिम्मेदार नेता थे उनसे ये कैसी चूक हो गई। हालांकि कांग्रेस के नेताओं का बयान जरूर आया है कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, सिर्फ कोर्ट का एक नोटिस है, तो इसको अपराध दर्ज होना नहीं माना जा सकता, पर इस पे अंतिम निर्णय रिटर्निंग ऑफिसर को लेना था और रिटर्निंग ऑफिसर ने इसको चूक माना कि उन्होंने अपनी आपराधिक प्रकरण की जानकारी नहीं बताई है। वहीं कांग्रेस का दावा जरूर है अभी कि वो अदालत जाएंगे, पर मुझे नहीं लगता कि अदालत से उनको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलने की उम्मीद है, क्योंकि आपको एफिडेविट में यह भी बताना होता है कि मैं रिस्पोंडेंट नंबर 4 हूं। आपराधिक प्रकरण दर्ज हो चाहे नहीं हो, पर कोर्ट केस में आप रिस्पोंडेंट है। शायद जो मैंने नोटिस देखा उसमें रिस्पोंडेंट नंबर 4 लिखा हुआ है। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं अभियुक्तों की लिस्ट में या आरोपितों की लिस्ट में आप उसमें शामिल हैं, तो आपको देना चाहिए था। कांग्रेस में शुरू से मीनाक्षी नटराजन को लेकर अंदरूनी तौर पर फूट देखी गई थी, कई नेता नाराज थे, कुछ ने तो खुलकर सोशल मीडिया में इसका विरोध किया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो भी इनके रणनीतिकार रहे हो, चाहे वो फॉर्म भरवाने की बात हो या उसकी बात हो, उन्होंने कहीं ना कहीं लापरवाही बरती है, जल्दबाजी हो या ओवर कॉन्फिडेंस कह दें। इसके अलावा मुझे एक शंका जरूर समझ में आती कि तेलंगाना से वो कागज एकदम सही समय पे भोपाल कैसे पहुंच गया, क्या अभी तक वो दबा हुआ था? इस पर भी कांग्रेस को चिंतन करने की आवश्यकता है। और निर्विरोध बीजेपी के 3 सांसद निर्वाचित मान लिए जाएंगे कि राज्यसभा में यदि तय सीटों से ज्यादा उम्मीदवार नहीं है, उतने ही उम्मीदवार रहते हैं, तो बिना चुनाव के ही रिटर्निंग ऑफिसर उनको निर्वाचन का प्रमाण पत्र दे देगा। यानी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत दिमाग से या बहुत सही तरीके से अपनी रणनीति बनाई, कांग्रेस को शायद उलझाया खरीद फरोख्त में, तो वो बेंगलोर जाने की तैयारी में उलझे रहे। इधर इन्होंने आखिरी मौके पे ये कोर्ट का एक कागज प्रस्तुत कर दिया। प्रवेश जी, ऐसे देखा जा सके, देखिए बीजेपी के पास 2 सीटों के लिए तो नंबर गेम था, क्योंकि उनके पास उतनी संख्या थी, लेकिन 48 बचे थे, उस पर भी उन्होंने तीसरा कैंडिडेट उतार दिया। यानी कि इसकी स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी। एक बड़ी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, क्योंकि जो टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं, देखिए जिस समय पर यहां पर बीजेपी ने आपत्ति जताई, लगता है आपको एक बहुत बड़ी रणनीति थी भारतीय जनता पार्टी की। बिल्कुल राजेश जी, वो जादूगर जिसे कहते हैं ना, हाथ की सफाई, आपका ध्यान इधर आकर्षित करते हैं और खेल यहां से करते हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने इस पे जरूर काम किया। पहले बताया कि हम 10 वोट 12 वोट या 15 वोट हमारे संपर्क में है विधायक, तो कांग्रेस उसी तरफ रही। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जैसा आपने बिल्कुल कहा, कि भारतीय जनता पार्टी को ये पहले से ही शायद जानकारी थी कि ऐसा एक कोई कागज है जो इनके एफिडेविट में नहीं आने वाला है, शायद बोल रहा हूं, तो उनकी तैयारी थी। और बिल्कुल ऐन मौके पे आज के दिन पहुंचे उनके वकील महेश केवट के, भारतीय जनता पार्टी जी के उम्मीदवार जो हैं, और उन्होंने जहां आपत्ति लगाई, इनके पास जब कहने को कुछ नहीं था। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस अपना क्या कदम उठाती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा रिलीफ की उम्मीद है, क्योंकि शायद 10 या 11 तारीख को, मैं जहां तक मेरी जानकारी है, रिटर्निंग ऑफिसर इनको निर्वाचन प्रमाण पत्र दे देंगे। इससे एक चीज समझ में आती है, कांग्रेस को दोबारा सोचने की जरूरत है और गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि जब भारतीय जनता पार्टी जैसा दल सामने यदि आपके हो रणनीति में या राजनीति में या चुनाव में, तो आपको एकजुट होकर और जो भी इनके नीति निर्धारक होंगे या प्लानर होंगे, उन पे विचार करने की जरूरत है कि क्या कांग्रेस की टीम सही है, उन्होंने सही निर्णय लिया। बात कहीं की कहीं जा रही थी और अचानक से 2 घंटे पहले नामांकन रद्द होने की बात सामने आ गई, और अभी मुझे लगता है कुछ देर पहले ये रद्द भी कर दिया गया है। तो कांग्रेस को सोचना चाहिए, और भाजपा नो डाउट बधाई की पात्र है कि उन्होंने एक लंबी प्लानिंग के तहत, मुझे ऐसा लगता है कि किया है, और काफी पहले से दिमाग में था, तभी ताबड़तोड़ बैठकें हुई और निर्णय लिया गया कि हम तीसरा कैंडिडेट उतारेंगे। अमूमन ऐसा होता राजेश जी, आप देखेंगे जब वोटों की संख्या कम होती है, 3, 4 या 5 वोट कम होते हैं, तभी
इस तरह के कैंडिडेट उतारे जाते हैं। लेकिन यहां पे शुरू से मालूम था कि 10 वोट कम है। मान लेते हैं कि 2 वोट यदि निर्मला सप्रे जी का और जो एक विधायक है डोडियार जी, उनका वोट यदि हम मान ले बीजेपी के खेमे में आ भी जाता तो भी उनको 8 वोट चाहिए थे। 8 वोट बहुत बड़ा आंकड़ा होता है राज्यसभा चुनाव में जुगाड़ करने के लिए, विशेषकर कांग्रेस जैसे दल में। कोई छोटा मोटा दल हो तो एक बार फिर भी आप सोच सकते हैं, लेकिन यहां पे कहानी बिल्कुल उल्टी हो गई, जो शायद किसी ने नहीं सोचा था। मीडिया जगत में भी ऐसी चर्चा नहीं थी कि नामांकन रद्द हो सकता है। आज सुबह से जरूर ये हलचल हुई है कि नामांकन रद्द हो सकता है क्योंकि शिकायत करने जा रहे हैं। तो ये साफ बताता है कि कांग्रेस की गंभीरता चुनावों को लेकर कम से कम मुझे तो नजर नहीं आ रही। जिन्होंने भी ये फॉर्म भरा, कांग्रेस को चेक करना चाहिए कि उन्होंने ये गलती कैसे कर दी। अब भले वो कह रहे हो कि एफआईआर नहीं है, लेकिन कोर्ट केस में रिस्पोंडेंट नंबर 4 है मीनाक्षी जी, निश्चित तौर तो उसको उनको वहां पे खुलासा करना चाहिए था कि मैं रिस्पोंडेंट हूं, भले आरोपी नहीं हूं, पर एक कोर्ट केस विचाराधीन है। मैं इसको कहूंगा कोर्ट केस विचाराधीन है, और शायद एफिडेविट में यही देना था। पर भाजपा के रणनीतिकारों ने बहुत लंबा सोचा और शायद प्लानिंग बहुत पहले से कर रखी होगी, तभी वो एकदम कॉन्फिडेंट थे। और मुख्यमंत्री जी ने तो कह भी दिया था, जहां तक मेरी जानकारी है, कल या परसों की बात है, शायद नहीं कल की बात है, कि तीसरी सीट आएगी। अरे जाएगी कहां? उन्होंने तो उल्टा कह दिया कि जाएगी कहां। इसका मतलब है कि उनके दिमाग में पहले से सारी पहले से ही था, बिल्कुल। और नो डाउट इसमें तीसरी सीट जो जीती है तो मोहन यादव जी और हेमंत खंडेलवाल के नंबर एकदम से दिल्ली में बढ़े हैं कि इन्होंने बिना चुनाव ही अपने कैंडिडेट को जिता दिया, महेश केवट को, जो आसार फिलहाल कम लग रहे थे। राजेश जी, बड़े सफाई के साथ और बहुत ही साफ गोई के साथ जिस तरह से सीट निकाल कर ले जाना, ये भारतीय जनता पार्टी इसमें माहिर है और बहुत ही शानदार रणनीति के साथ आगे बढ़े। कभी आपने देखा है प्रवेश गौतम जी, इस तरह के मामले सामने आए? पुराना अनुभव आपका है कि जब यहाँ, एक मिनट में रोकूंगा आपको, हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय जो हैं वो वहां पर बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। संजय, बीजेपी कार्यालय में किस तरह का माहौल है? क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी अब इस फैसले को ही अपनी जीत मानकर चल रही है। बिल्कुल राजेश, मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पे बात की जाए प्रदेश कार्यालय में बात करें तो आप देखिए प्रदेश कार्यालय में जिस प्रकार से जो मीनाक्षी नटराजन का जब फॉर्म निरस्त हो गया, उसके बाद आपको यहाँ पे सभी लोग यहाँ पहुंचे हैं, चाहे पूर्व सांसद की बात कर ली जाए या जो गिरीश है वो पहुंच जाए, ऐसे सभी लोग यहाँ पहुंच गए हैं। और अब कुछ ही देर में यहाँ पर अध्यक्ष भी पहुंचने वाले हैं और साथ में मुख्यमंत्री भी यहाँ पहुंचने की सूचनाएं दी जा रही है। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से मीनाक्षी नटराजन के फॉर्म निरस्त होने के बाद एक बार फिर हम कह सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय है वहां पे एक खुशी की लहर है। और कह सकते हैं कि अभी यहाँ पर और भी कार्यकर्ता जिस प्रकार से निरस्त होने के बाद इसी को अपनी खुशी में ले रहे हैं। और अगर कहा जाए तो जिस प्रकार यहाँ देखने का माहौल देखने को मिल रहा है, तो माहौल में यही देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता है भोपाल में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है एक अलग ही जो मीनाक्षी नटराजन का जो फॉर्म निरस्त हुआ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने ये मान के चले कि यहाँ पे तीसरा भी उम्मीदवार उनका जीता, वो खुशी यहाँ पे देखने को मिल रही है। जी निश्चित तौर पर, क्योंकि आप वहीं पर मौजूद हैं, खासा उत्साह यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में देखने को मिल रहा है। यानी कि संजय, भारतीय जनता पार्टी इस फैसले को ही अपनी जीत मानकर चल रही है। वो समझ गए कि हमारा तीसरा कैंडिडेट भी अब पहुंच ही रहा है और ये बिल्कुल बल्ले बल्ले। बिल्कुल राजेश, इसमें कोई दो रहा नहीं कि जब अगर देखा जाए तो जब मीनाक्षी नटराजन का फॉर्म निरस्त हो गया तो हम ये देख रहे थे जितने बयान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रहे थे कि आखिर आखिरी सीट जो रहेगी, तीसरी सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होगा, कैसे होगा ये उन्हें पहले ही आश्वस्त थे। और उस विश्वास के बाद ही ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये देखिए अब यहाँ पर मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि यहाँ पर ये अध्यक्ष भी यहाँ पहुंच गए हैं और यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई है जिसमें मुख्यमंत्री भी यहाँ पहुंच गए। ये मुख्यमंत्री की गाड़ी भी आपको दिखा दूं कि मुख्यमंत्री भी अब यहाँ पे पहुंच गए हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में। और अभी कुछ ही देर में यहाँ से बाइक दी जाएगी। और जिस प्रकार से तीसरी सीट की जो खुशी है या कह सकते हैं न्यू रोड चुनने की जो बातें की, तो चलिए आप नजर बनाए रखिए, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। यहाँ पर आप बने रहिए। वहां पर मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच गए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। संजय हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, लगातार ये तस्वीरें आपको पहुंचा रहे हैं। देखिए कितनी खुशी है। बीजेपी कार्यालय से ही आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भारतीय जनता पार्टी के सभी तमाम नेता और कार्यकर्ताओं में जोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये अपने आप में बड़ी जीत है भारतीय जनता पार्टी की। कहा जाए एक बड़ी सेंध जो है एक बार फिर बीजेपी ने लगा दी।
संजय आप बने रहिए, आपसे आगे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए चलिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आप वहीं बने रहिएगा, आगे फिर आपके पास पहुंचेंगे। और हमारे साथ लगातार प्रवेश जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने। प्रवेश जी देखिए मुख्यमंत्री की बॉडी लैंग्वेज को, कितनी खुशी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें हैं सीधे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से, प्रदेश कार्यालय की ये तस्वीरें। निर्विरोध निर्वाचन फिलहाल तो अभी हमें इंतजार करना होगा, लेकिन उम्मीद है कि परसों निर्विरोध निर्वाचन मान लिया जाएगा। तब उसके बाद ये जरूर एक दिलचस्प बात आती है कि मोहन यादव जी का कद राष्ट्रीय राजनीति में कितना ऊपर जाए, बिल्कुल ये महत्वपूर्ण है। और हेमंत खंडेलवाल जी प्रदेश अध्यक्ष बने अभी शायद 1 साल भी नहीं हुआ, जुलाई में उनको 1 साल होगा। 1 साल के अंदर उन्होंने ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, मेरा ऐसा मानना है। इसके बाद कहा भी जा रहा था कि ये राज्यसभा चुनाव कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के लिए लिटमस टेस्ट जैसा है कि कैसे मैनेज करेंगे, क्या होगा, क्योंकि दिल्ली का सीधा इन्वॉल्वमेंट नहीं था, कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पर इसकी रणनीति बनाई गई थी। इन सब चीजों को जब बात चल रही थी तो ये भी कहा जा रहा था कि यदि इस टेस्ट में फेल हो गए तो क्या होगा, लेकिन यहाँ तो टेस्ट के पहले ही पास हो गए, या मैं कहूं तो पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स, मतलब बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। हालांकि मुझे लगता है कांग्रेस भी अभी एकदम से उम्मीद नहीं हारेगी और कल मुझे लगता है वो अदालत का दरवाजा जरूर खटखटाएंगे, ऐसा इनिशियल जानकारी मेरे पास आई है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हम अदालत जाएंगे क्योंकि मीनाक्षी नटराजन जी पर FIR दर्ज नहीं है, एक कोर्ट मामले में वो रिस्पोंडेंट नंबर 4 है। यदि इस तरह देखा जाए तो कई मामलों में कई लोग के नाम रिस्पोंडेंट्स के होते हैं जिनकी जानकारी अमूमन फॉर्म में नहीं होती। हो सकता है बाद में वो गवाह बन जाए, आरोपी न बने, ये भी हो सकता है। कभी हुआ है ऐसा आपने देखा हो, लंबा अनुभव है, कभी ऐसा हुआ हो राज्यसभा पहुंचते पहुंचते कभी इस तरह का मामला सामने आया हो जैसा अभी सामने आया? इस तरह का अनोखा मामला तो फिलहाल मेरी जानकारी में भी ताजा यही है। इसके पहले बीजेपी ने जरूर प्रयास किए थे, हरियाणा से राज्यसभा सांसद भेजा था सुभाष चंद्रा जी को, और भी कई जगह। और जहां तक अभी मुझे जानकारी है झारखंड में भी NDA समर्थित एक निर्दलीय उम्मीदवार टाइप से है जिनको बीजेपी ने सपोर्ट किया है, उनका भी अभी चुनाव होना है, वो भी सामने आएगा। हारी जरूर है बीजेपी, ये भी नहीं कहूंगा कि बीजेपी समर्थित कैंडिडेट जीते नहीं है, हारे भी हैं, लेकिन ये जो है एकदम बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स चीज हुई है कि एकदम से नामांकन ही रद्द होकर निर्विरोध हो जाएगा। अब एक चीज है कि कल कांग्रेस कितनी जल्दी अदालत का दरवाजा खटखटाती है और अदालत क्या निर्णय लेती है। यदि अदालत ने इमीडिएट स्टे दे दिया तो कह सकते हैं कि थोड़ा चिंता का विषय, और यदि अदालत ने स्टे न देते हुए सिर्फ नोटिस इशू किए तो 11 तारीख को विधानसभा से शायद रिटर्निंग अफसर जो है वो निर्वाचन प्रमाण पत्र जारी कर दे, और एक बार निर्वाचन प्रमाण पत्र जारी हो गया उसके बाद तो अदालतों में निर्वाचन याचिकाएं, आप भी जानते हैं राजेश जी, सालों चलती हैं। अभी हाल ही में 10 साल पहले समय बहुत कम है इनके पास, और इसमें भी देर नहीं लगाएगी बीजेपी, क्योंकि बीजेपी की पूरी रणनीति यही रहेगी, पूरी कोशिश ये रहेगी जल्द से जल्द जो हो इसमें और सफलता यहां पर निकाली जा सके। लेकिन अब क्या देखते हैं आप इस पूरे घटनाक्रम के बाद, जो कांग्रेस में हमने देखा था कि मीनाक्षी नटराजन को लेकर जो विरोध के सुर फूटे थे, कई नेताओं ने विरोध किया था, अब यहां पर ये बड़ा झटका हो गया। अब वो नेता जो विरोध कर रहे थे कहीं ना कहीं अब वो एकजुटता की जो बात कही जा रही थी वो आगे भी देखने को मिलेगी, या फिर एक बार फिर वही सर फुटबॉल की स्थिति देखने को मिलेगी जो कहा जाता है देखिए हमने तो पहले ही कहा था और ये हो गया। कांग्रेस को लेकर यदि एकजुटता की बात आ जाए तो शायद ये नौबत नहीं आती, क्योंकि कांग्रेस आला कमान में भी एक जो मैंने नोटिस किया है, जब मैं जाता हूं बात होती है तो बहुत सिलेक्टिव लोग हैं, चाहे वो दिल्ली में जो बैठे हो चाहे प्रदेश में जो बैठे हो, और इतने सारे गुट बन चुके हैं। बल्कि कुछ गुट तो मुझे ऐसा लगता है शायद खुश होंगे कि चलो अच्छा हुआ, कम से कम एक सबक गया, क्योंकि इस एक सीट से बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर कोई विशेष लाभ नहीं हो रहा था, न हानि हो रही थी। ये हमारे साथ प्रवेश जी मेहमान भी यहाँ पर जुड़ गए, मेहमानों का परिचय करवा देते हैं। मंजरी जैन जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं। मंजरी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, और कांग्रेस से भी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर ये स्पर्श चौधरी जी हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता है। स्पर्श जी आपके पास आना चाहूंगा, पहली प्रतिक्रिया आपसे, ये इतनी बड़ी चूक आप लोगों की तरफ से हो गई? मैं भी इतनी देर से सुन रही थी तो मास्टर स्ट्रोक, ताबड़तोड़, वाव, रणनीति, इन्हीं शब्दों का माहौल बनाना भारतीय जनता पार्टी का काम था। और जब सब कुछ कर लिया, जब दिख रहा था सब कुछ हो चुका है और कुछ हाथ नहीं आने वाला, हार होनी है,
तो आप षड्यंत्र के आखिरी सेकंड तक प्लेन रुकवाना, तमाम तरीके, और आप ये सब खेल कर रहे हैं। क्योंकि इस पर्टिकुलर केस के टेक्निकल डिटेल्स पे हम जाने की बजाय जा सकते हैं, क्योंकि वैसे भी एफआईआर नहीं होती उस केस में, लेकिन उसके बजाय, उसके बावजूद अगर आप इस पूरे चीज को अगर आप कह रहे हैं कि रणनीति के लिए तैयार होना था, मैं सुन रही थी अभी, तो कुछ नहीं है भारतीय जनता पार्टी को शुरू 12 साल से भारत के पूरे सभी सारे चुनावों में, और अभी पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में है, गवर्नेंस पे ध्यान देना नहीं है। चुनाव के लिए जो करना पड़े, संविधान की हालत, संविधान का जो जमीन पर जो गिराया है उसकी मूल्यों को, और नारी वंदन की बात करने वाले लोग एक गांधीवादी ईमानदार महिला नेत्री को जब दिख रहा था कि वो हार रहे हैं, तो आखिरी सेकंड गुंडा गर्दी, मतलब जो तमाम जो आपका जो कैरेक्टर आप कहते हैं ना, चरित्र और चाल चरित्र कहते हैं, बट दरअसल भारत के पूरे देश में भरने हो, प्रदेश में हो, आपका चाल चरित्र और चेहरा गुंडा। स्पर्श चौधरी जी, सवाल ये है कि जब कोर्ट से नोटिस आया था तो उसको एफिडेविट में बता देना चाहिए था क्या मामला है। लोकतंत्र का गला घोटते हुए जो सुन लीजिए, कोर्ट से नोटिस आया था तो उसको एफिडेविट में बताना चाहिए था। ये तो सारी जानकारियां देनी होती ना, बहुत गंभीर मामला। आप लोग को पता है ना, ये इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी से है, सजेशंस दे रहे हैं। पेपर लीक से भी आप ही के लोग जुड़े थे, आपका बहुत अनुभव है। आप लोग भी बच्चों को कह रहे थे, अरे बेटा पढ़ाई अच्छी करनी चाहिए थी, लेकिन आपका तो भ्रष्टाचार था। सवाल मेरा ये कि चूक जो हुई है इसको मानिए भाई, जानकारी देना चाहिए थी ना भाई। विपक्ष को मौका मिल गया, उन्होंने ढूंढ कर ला दी कि देखिए ये मामला दर्ज है, ये एफआईआर है या जो भी है। आप कह रहे हैं एफआईआर दर्ज नहीं है, लेकिन कोर्ट से नोटिस भी आया था। अगर हम आपकी बात मान लें तो भाई उसको भी एफिडेविट में बता देना चाहिए था। ये तो चूक है ना। पहले तो मुझे ये बताइए कि क्योंकि अब हम एक निष्पक्ष चैनल पे बैठे हैं, मुझे लगता है निष्पक्ष लोकतांत्रिक चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है सवाल भारतीय जनता पार्टी से भी बराबर पूछे जाने चाहिए कि क्या आपको ये बात आखिरी सेकंड के लिए क्यों आपने लाई? आप अगर इतने लोकतांत्रिक है तो महेश केवट का डिसीजन आपने छोड़ दीजिए, आपका तो काम वो पहले लाते या बाद में लाते, लेकिन ये जानकारी आपको देनी चाहिए। ये जानकारी आप लोगों को देनी चाहिए थी। मीनाक्षी नटराजन जी को ये जानकारी देनी चाहिए। ये बीजेपी पहले लाती बाद में लाती है तो अलग विषय है। ये कभी भी लाए, वो तो विपक्ष में, उनको जब मर्जी तब भुनाएंगे वो मुद्दे को। चलिए ठीक, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सवाल पूछा है तो जवाब भी देने का मौका दीजिए। यही लोकतंत्र है और यही नारी वंदन भी है, मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये कह रही थी कि प्रदेश का नेतृत्व एकजुट था, एकजुट है, और प्रदेश का नेतृत्व जानता है कि उसे कल और परसों में क्या करना है, पहले क्या करना था। और मीनाक्षी नटराजन जी जो जमीन से उठी एक नेत्री थी, आप डर गए तो आप ऐसे कैंडिडेट को लेकर आए थे जिसको आप ही निष्कासित कर चुके थे, है ना। तो ये जो पूरा खेल है, इसके पहले भी आपको याद दिला दूं, संख्या बल में आप कम थे, तो आपने संख्या बल कांग्रेस का कम करने के लिए भी तमाम तरीके के जो कारनामे किए, उसमें भी मैंने कई डिबेट्स में। तो आप इसीलिए आप ये जो नसीहत हम देते हैं ना, मैंने वही उदाहरण सबसे अच्छा है कि बेटा तूने अच्छी पढ़ाई नहीं की, पेपर लीक हो गया, तेरा नसीब खराब है। तो इस तरीके की बातें, जब आपने पूरे करोड़ों का सिस्टम बर्बाद कर रखा है, आपको खरीद फरोख्त ही करनी थी, जब आपसे वो नहीं हुआ। मैं तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 गिना सकती हूं। चलिए कि मंजरी जी एकजुटता हो गई। एक मिनट, अब रुक जाइए। मंजरी जी आपके पास आना चाहूंगा। वो ये कह रहे हैं कि देखिए आप खरीद फरोख्त करना चाहते थे, लेकिन उनके विधायक एकजुट थे, वो बिके नहीं, और यही वजह है कि आप लोग ना टाइमिंग, ये जो टाइमिंग का खेल बता रहे हैं, अभी लाकर ये मुद्दा लेकर आए और आपने यहाँ पर शिकायत दर्ज कराई, आपत्ति दर्ज कराई, और देखिए नामांकन खारिज करवा दिया। ये सोची समझी रणनीति थी आप लोगों की। मैं स्पर्श जी को सुन रही थी, अबोध बालक की तरह वो बयान दे रही है, सोच समझ कर भी नहीं बोल पा रहे, हताशा इतनी ज्यादा उनके ऊपर हावी हो चुकी है। बीच में मत बोलिए प्लीज, रुक जाइए ना, आप स्पर्श जी रुक जाइए, बीच में मत बोलिए, आपने बोल लिया ना। ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए, मुद्दे पर आइए। रुक जाइए, एक एक करके बात। मुद्दे पर ही हूँ मैं, मुद्दे पर ही हूँ, मुझे मत सिखाइए। चलिए मंजरी जी, पार्टी अपने प्रत्याशी का नामांकन ठीक से ना भर सके तो लोकतंत्र पर सवाल उठाती है, जबकि अपने प्रबंधन पर सवाल उठाना चाहिए, अपना आत्ममंथन करना चाहिए। हर जगह तो आप फेल हैं, आपके पास ना नेता है, ना नीति है, ना कोई बचा है, आपके पास फॉर्म भरने वाले लोग नहीं बचे हुए, बीजेपी को आप कोसते हैं। तो ये आपकी असफलता है, दूसरे के ऊपर आप ठीक फोड़ते हैं। अभी मैडम कह रही थी कि पेपर वो ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो वही मैं आपसे कह रही हूँ, जब पेपर आप अच्छा दे के नहीं आएंगे तो आप फेल होंगे, और फिर फेल का ठीकरा आप दूसरे पर फोड़ेंगे कि पेपर अच्छा नहीं आया था, आउट ऑफ कोर्स आया था,
तो ये आप वैसे बालक हैं। बाकी रही बात फॉर्म निरस्त होने की, तो ये जो संविधान सम्मत है, चुनाव आयोग उसका फैसला करेगा, रिटर्निंग ऑफिसर उनके फैसला करेंगे, चाहे सम्मन्स जाए चाहे एफआईआर दर्ज हो, ये संविधान में दर्ज है। अगर आपको कोर्ट ने सम्मन भेजा है तो उसकी जानकारी आपको सार्वजनिक करनी होगी। चलिए ये बात मैं आपकी मान लेता हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे ये बताइए, जब आपको पता था कि आपके पास 2 सीटें तो हैं ही, लेकिन जो 48 तीसरी सीट के लिए आपके पास नंबर कम थे, 48 थे, बड़े कॉन्फिडेंस से आप लोग कह रहे थे हम जाएंगे, तो इसके पीछे की वजह क्या थी? क्या ये पहले से आपको पता था, ये एक सोची समझी रणनीति थी, या फिर जो खरीद फरोख्त के आरोप ये लोग लगा रहे थे कि आप लोग विधायकों को खरीदने वाले थे? तो इतना आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा था भाई? 48 जब नंबर गेम नहीं थे उसके बाद भी इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा था, ये बता दीजिए। देखिए, जब हम अपने फील्ड में काम करते हैं, जनता के बीच में रहकर काम करते हैं, अपनी पॉलिसीज पे काम करते हैं, अपने विजन पे काम करते हैं, अपनी विचारधारा के लिए काम करते हैं, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आता है। और हमें पता था कि जो व्यक्ति राष्ट्र के लिए मतदान करेगा वो जो है हमारे महेश केवट जी को मतदान अपना करेगा। तो अगर पार्टी से उठकर, दल से उठकर और राष्ट्र के लिए यदि सोचता है तो निश्चित तौर पर वो वोट हमारे तरफ आना था। हमको हम अपने काम पर भरोसा करते हैं। ये खरीद फरोख्त इस तरीके की जो संस्कृति है वो कांग्रेस के जमाने की रही है, कांग्रेस में ऐसा होता रहा है। हमारे पूर्व जो प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने तो कहा था कि जिस सरकार को हमको खरीदना पड़े हम उसको चिमटे से भी नहीं छुएंगे। तो उसी को हम फॉलो करते आ रहे हैं, वही हमारी विचारधारा है, वही हमारे पथ प्रदर्शक है, और जो हमारे पथ प्रदर्शकों ने हमको राह बताई है उस पर हमारी पार्टी आज काम कर रही है, और वही हमारी सफलता का राज है। कांग्रेस के पास ना तो नेतृत्व है और विजन तो इनके पास है ही नहीं। इनके पास सिर्फ एक नारा है, मोदी हटाओ मोदी हटाओ। इसके अलावा इनके पास सोचने के लिए कुछ है ही नहीं। आज तक ये जनता को ये नहीं बता पाए कि आखिर आपकी पॉलिसी क्या है, आपने जनता के लिए क्या सोचा है, आपने देश के लिए क्या सोचा है। उल्टा करते हैं, प्रधानमंत्री जी को कोसते हैं, देश को विदेश की धरती से जाके नीचे दिखाते हैं। ये सब जनता देखती है ना। आपके विधायक, आपके नेता भी आपसे असंतुष्ट हैं। आपके ही वरिष्ठ नेता कह चुके हैं, अरुण यादव जी, कि केवल भाषण से काम नहीं चलेगा, जमीन पर काम करना पड़ेगा। उसको देखिए मैडम, दूसरों पर इल्जाम लगाने से पहले अपनी बौखलाहट, अपनी हताशा को उससे सबक लीजिए, आत्ममंथन करिए। आत्ममंथन का दौर, आत्ममंथन करने की जरूरत, राहुल गांधी जी जो है आत्ममंथन करने की जरूरत। चलिए रुक जाए, स्पर्श जी देखिए, वो भी आत्ममंथन नहीं करते हैं। राहुल गांधी जी, आपको ये पता होना चाहिए सामने कौन सी पार्टी है विपक्ष में जिससे आपकी फाइट है, जो हमेशा अपनी रणनीति में माहिर है, उसके बावजूद भी इस तरह की चूक होना ये अपने आप में बहुत गंभीर है। या वाकई मैं भी यही कहूंगा कि आत्ममंथन होना चाहिए और आपको एक मजबूत रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ना कि इस तरह की चूक के साथ। आपके सामने एक मजबूत पार्टी है और एक मजबूत पार्टी से आपकी लड़ाई। मजबूत पार्टी, वाह, वो मजबूत पार्टी जो अनुशासित हो, विश्व में अनुशासन का ढंका पीटती है, उससे अभी 11 महीने में अपनी कार्यकारिणी नहीं बन रही है। वो मजबूत पार्टी जो देश में बच्चे रो रहे हैं, युवा रो रहे हैं, किसान रो रहे हैं, प्रदर्शन, जो जिस मजबूत पार्टी की राज में गवर्नेंस का बैंड बजा हुआ है, स्थिति इतनी खराब है कि प्रदेश मुख्य जो आपके कैलाश विजयवर्गीय जी इतनी अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, बलात्कारी यौन दुष्कर्मियों से भरी पार्टी है। मैं शुरू करूंगी तो खत्म नहीं तो जहां तक बात होती आत्ममंथन की, आपको सोचने की जरूरत है कि आपके विश्व गुरु का डंका दुर्भाग्य से आप देश के अंदर नहीं बच पा रहे। बच्चे, सीबीएसई के बच्चे आपके खिलाफ भांडा फोड़ रहे हैं। तो जो पेपर लीक वाली बात मैंने कही थी, मैडम आप अबोध बालक बोलकर आप समझ नहीं पाई। मैं बात कर रही थी कि आप नहीं, ये सब छोड़िए, आप इधर उधर की बातें मत छोड़िए, मुझे बताइए अब आगे क्या करने वाले हैं आप लोग। चलिए ये बताइए अब आगे का क्या, आगे रुक क्या रहने वाला? नेतृत्व जो निर्णय लेगा, लेकिन ये इस समय बता तो दीजिए क्या निर्णय रहेगा, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आगे नारी बंधन है। और हाँ, एक और ढकोसला बताती हूँ, महेश केवट जी को क्योंकि हारने वाली सीट पर बिठाया गया था, जो पहले और दूसरे नंबर की सीट पर से आयातित लोग बिठाए गए थे, सामान्य वर्ग के लोग बिठाए गए थे, और तीसरी सीट पर पिछड़े वर्ग के सदस्य को बिठाया गया था। और क्योंकि वो हारने वाले थे तो आपने कहा चलो एक और चल देते हैं, चाल चल देते हैं, क्योंकि आप कुछ चुनाव जीतने। रुक जाइए, एक और बिंदु इसमें आया सामने। कांग्रेस की एक रणनीति की बात करूंगा भाई, कांग्रेस को पता था कि तीसरी सीट
जानबूझकर एक महिला को उतारा गया, मीनाक्षी नटराजन को, ताकि भारतीय जनता पार्टी यदि कोई गेम खेले तो एक विक्टिम कार्ड इनके पास खेलने को हो, ये बता सकें कि देखिए बीजेपी में महिला हितैषी होने का दावा करती है, लेकिन देखिए हमने भी एक महिला को उतारा और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर गेम खेल दिया। और ये भी एक भूमिका हो सकती है इसके पीछे। नहीं राजेश जी, मुझे नहीं लगता। जब मीनाक्षी जी का चयन हुआ था जी, उस वक्त कैलकुलेशंस कुछ अलग थे। मीनाक्षी जी की खूबियां बताई गई, लेकिन तब नारी वंदन का सॉफ्ट कार्ड या बाद में हम इसको उठाएंगे ऐसी कोई प्लानिंग थी नहीं, क्योंकि कांग्रेस ने शायद नामांकन रद्द होने के बारे में सोचा भी नहीं होगा। हाँ, वोट खरीद फरोख्त की एक बात जरूर है जो आरोप लगा रहे थे, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है राजेश जी, ये कागज उस प्रदेश से निकला है जिस प्रदेश में शायद कांग्रेस की सरकार है, यानी तेलंगाना। और मैं जब कांग्रेस के कुछ नेताओं से मिला, मेरी बात भी हुई, तो एक बात बाहर निकल के आई कि राज्यसभा की महत्वपूर्ण सीट होती है ऐसे, और चूंकि पार्टी विपक्ष में है, कहीं ना कहीं कुछ हद तक कमजोर भी दिख रही है, ऐसे में एक ऐसे नेता को लाना चाहिए था जो जमीनी स्तर पर जुड़ा हो, कार्यकर्ताओं को जोड़ ले। और मीनाक्षी नटराजन जी की जो कार्य प्रणाली है, मैंने एनएसयूआई के समय से मैं जानता हूं, देखा हूं उनकी काम करने, काम अच्छा करती हैं, नॉलेज वाली हैं, पढ़ी लिखी हैं, समझदार है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर कार्यकर्ताओं से नजदीकी की जो एक बात आती है, लोगों से मिलना या जमीन स्तर पे, प्रदेश स्तर पे काम करना, वो मुझे, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं, मुझे नहीं लगता। और यही कहीं ना कहीं कांग्रेस में अंदर नाराजगी थी। और एक बात है, स्पर्श जी जरूर कह रही हैं, आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, लेकिन हाँ, एक बात सोचने की आवश्यकता है कि तेलंगाना जो उनका राज्य है, वहां से वो कागज कैसे आया, वो किसके माध्यम से मध्य प्रदेश में भाजपा नेताओं तक पहुंचा, इसको जरूर जानना होगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कुछ ये कागज ऐसे हैं जो शायद पहले से बचा के रखे गए वाले नहीं थे, जब इनके नाम की घोषणा हुई है उसके बाद तलाशे गए होंगे राजेश जी। तो इस लाइन पे भी सोचने की आवश्यकता है। और स्पर्श जी का जरूर दावा है कि कांग्रेस एकजुट है, लेकिन मेरा अनुभव है कि कांग्रेस में सिलेक्टिव अप्रोच ज्यादा बढ़ गई है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन पिछले करीब 3-4 सालों में जो मैंने देखा है, सिलेक्टिव अप्रोच बढ़ने का मतलब ये होता है कि हम उनके हिसाब से जो सही लगता है उसी लाइन पे आगे बढ़ेंगे। वो दाएं या बाएं सुनना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते। जिसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने पहले भी कहा है, जब नामांकन हुआ तो मीनाक्षी नटराजन के पक्ष में कितने नेताओं ने फेसबुक में पोस्ट किया या व्हाट्सएप पे जो मीडिया ग्रुप्स बने हुए हैं कांग्रेस के, उसमें हर नेता अपनी पोस्ट कर रहा है, लेकिन मीनाक्षी नटराजन जी के वोटिंग जब फॉर्म भरने गए थे, वो वीडियो या पोस्ट मुझे नहीं लगता कि सभी नेताओं के सोशल मीडिया हैंडल में डली होगी, क्योंकि 2-4 तो मैंने क्रॉस चेक किए थे, कल तो नहीं थे, अब आज डाल दिए तो नहीं जानता मैं। ये अपने आप में बताता है कि कांग्रेस को खुद के बारे में सोचने की आवश्यकता है, बजाय ब्लेम गेम खेलने की कि गलती उनके एंड से कहां हुई। ठीक है, मैं मानता हूं कि बीजेपी की शासन है, कांग्रेस ब्लेम कर रही है और कि चुनाव आयोग ने या रिटर्निंग ऑफिसर ने कुछ गलत किया, ठीक है, वो एक अलग मामला है, उसको कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। जहां तक मेरी जानकारी है, शायद कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कल जाएगी, और आशा है कि सवाल यही है कि आखिर ये मौका भी बीजेपी को मिला कैसे? ये मौका नहीं मिलना चाहिए। स्पर्श जी, भाई मौका मिल गया, और देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पर कह रहे हैं, सरकार आपकी है उस राज्य में जहां से वो कागज लीक होकर आया, कोई अपना ही विभीषण है आपके यहाँ लगता है? फिर देखिए, इस बारे में तो मुझे लगता है कि जब नेतृत्व ने इसका ध्यान रखा होगा, जब ये जो प्रोसीजरल चीजें, लेकिन मैं इस चर्चा का जो डायरेक्शन देख रही हूं कि वहीं घूम फिर के सारी नसीहतें 12 साल में सारे पाप कांग्रेस ने किए, विपक्षी पार्टी ने किए, बीजेपी तो चाणक्य, वो जो पुराने एंशियंट टाइम्स का जो चाणक्य थे वही अमित शाह जी हैं। उसकी भाषा में अगर हम चर्चा करना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर हम इसे कंस्ट्रक्टिव रूप में देखना चाहते हैं तो ये गलती है, ये चूक है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के गला घोटने की प्रोसीजर का एक और सिम्टम है जो सब जगह चल रहा है, विपक्ष का गला घोटने का। मौका तो आप ही लोगों की तरफ से दिया गया है। आपने जो कहा, इसमें मैं इस सेंस में अग्री कर सकती हूँ थोड़ा कि हमें, क्योंकि हम जब ये तैयारी कर रहे थे, हमें पता था कि हमारे सामने संविधान पर ना चलने वाले लोग हैं, तो हम उसी का ध्यान रखते हुए ही चल रहे थे। तो मुझे लगता है कि आगे भी जो एक्शंस लिए जाएंगे वो उसको ध्यान में रखते हुए लिए जाएंगे, क्योंकि मेरे सामने जो मैडम बैठी हैं और जो उनकी पार्टी है, वो संविधान शब्द का उच्चारण करने के साथ साथ उसका गला बराबर से घोटती है। मुझे लगता है आगे पार्टी आप लोग यही सब करते हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं आप। चलिए ठीक है, प्रतिक्रिया मंजरी जी की प्रतिक्रिया आनी चाहिए। ठीक है, बार बार एक ही आरोप लगता है, आप लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं।
लोकतंत्र की हत्या करने वाले, लोकतंत्र की आत्मा को मारने वाले लोग कहते हैं हम लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। जिन्होंने 1975 में, हम सबको बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन हमारे चौथे स्तंभ तक की स्वतंत्रता छीन ली थी, वो लोकतंत्र की बात करते हैं, वो संविधान की डायरी लेकर घूमते हैं जिन्होंने कभी संविधान की पेज पलटकर भी नहीं देखा होगा। तो ये वो लोग हैं, दिखावा कुछ करते हैं, देखते कुछ हैं, कहते कुछ हैं। मैं आपको फिर कहूंगी, इनके पास कोई स्पष्ट नीति नहीं है, कोई नेता नहीं है, और जो नेता है वो सब अपने अपने लोगों में लगे हुए हैं। वंशवाद, भतीजावाद, परिवारवाद, चहेतावाद, ये सब इनके यहाँ चलता है, और उसी का परिणाम है कि आज जो कांग्रेस है वो रसातल की ओर है। आने वाले समय में आप देखिए, जो पार्टी सबसे पुरानी पार्टी कही जाती थी, वैसे तो गांधी जी ने कहा था कि इसका काम खत्म हो गया, खत्म कर दीजिए, लेकिन नहीं किया। वो पार्टी आज एक क्षेत्रीय पार्टी बनकर रह गई। क्यों? क्षेत्रीय पार्टी से भी छोटी बन गई। मैं कहूं, क्षेत्र में भी किसी भी राज्य में अपने बल पे चुनाव नहीं लड़ पा रही है, तो इसका हश्र ऐसा हुआ क्यों? और आज जितने भी गुट हम हिंदुस्तान के अंदर देखते हैं, छोटे छोटे दल जो बने, वो सब इसी से टूटकर बने हैं। क्यों बने? उसका कारण क्या है? तो ये सब आप लोग सेंध लगा देते हैं उनकी पार्टी में, आप चलने कहाँ देते? सरकारें बनाते तो सरकारें करवा देते हैं। हम तो भाई साहब 2 सांसदों वाली पार्टी थी, और हमारा विजन स्पष्ट था, हमारे विचार स्पष्ट थे, और हमारा मिशन स्पष्ट था जो हम लेकर चले थे। हमने उस पर अक्षर सा पालन किया, उसका काम किया, इसलिए जनता हम पर भरोसा करती गई, लोग हमसे जुड़ते गए, और हमारी पार्टी जो है आज वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। उसका कारण ये था कि हम जो कहा वो किया, स्पष्टता थी। और आज भी हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, वो सब एक विजन, एक लक्ष्य को लेकर काम कर रहे हैं कि विकसित भारत की तरफ हम सब देख रहे हैं, राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, भारत माता का शीश ऊंचा करना है। हम लोग सब उसको मिलकर काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखिए आप, जनता जो हमारी विपक्षी, प्रमुख विपक्षी पार्टी है, और जो उनके सहयोगी दल हैं, वो सब देश के अंदर अराजकता फैलाना चाहते हैं, देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। आए दिन इनके जो करता धरता वरिष्ठ नेतृत्व जिनकी ये पूजा अर्चना करते हैं, वो विदेश की धरती से जाकर के देश को बदनाम करते हैं, भारत माता का शीश झुकाने का काम करते हैं। तो ये सब जनता देखती है। इस देश का व्यक्ति कभी भी अपनी भारत माता का शीश नीचा होते नहीं देख सकता है। तो निश्चित तौर पर आज जो भटकी और अटकी कांग्रेस है, जो भटकाव की स्थिति है, वो हम स्पष्ट देखते हैं। और इनके जो अध्यक्ष हैं वो खुद कह चुके पार्टी गई तेल लेने, तो उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाई नहीं, तो आज उसका परिणाम सामने है। अब ये चाहे कुछ भी कहें, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कितना भी दोष मढ़े, दुनिया देख रही, जनता देख रही, सब समझ रही है। निश्चित तौर पर अब यही हो जाता है। और क्योंकि जिस तरह से आप लोग ये कह रहे हैं, स्पर्श जी आपके पास आना चाहूंगा। यहाँ पर वही बात चल रही है, आत्ममंथन यहाँ पर होना चाहिए, बड़ी बात है। और मंजरी जैन जी ने जो भी कहा, लगातार अपनी पार्टी में जो आप लोगों को असफलताएं मिल रही हैं, उससे सबक लेकर आगे बढ़ने की बहुत ज़रूरत यहाँ पर हो जाती है तमाम नेताओं को। अब जिस तरह से मीनाक्षी नटराजन को देकर शुरुआत से ही विरोध देखने को मिल रहा था, असंतुष्ट थे, कई नेताओं ने नाराजगी जताई। अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार प्रवेश जी भी बता रहे थे कि पोस्ट भी किए गए थे वहां पर, तो वो खुद का कर रहे थे, ऐसा कोई समर्थन दिख नहीं रहा था मीनाक्षी नटराजन को लेकर। तो वहीं समझ जाना चाहिए था आपको कि देखिए आपने जिस कैंडिडेट को उतारा है, कहीं ना कहीं उसको लेकर पार्टी के अंदर नाराजगी है। षड्यंत्र से पाई गई जीत पर जश्न मनाना आपको मुबारक हो मंजरी जी, आपकी पार्टी को। चला नहीं, और बाय द वे सर राज्यसभा चुनाव की बात नहीं है, मुझे आपकी हम सोच पर हंसी आती है, आपकी समझदारी बड़ी गजब है। और दूसरी बात, आपकी सारी नसीहत सलाहों को मुझे लगता है प्रदेश नेतृत्व और जनता भी आपकी नसीहतों सलाहों के बाद गंदा पानी पी के मर रही है, वो भी हो रहा है ना, कफ सिरप पीकर मर रही है। बाकायदा 100 रुपए सिलेंडर भरता, लगातार सिलेंडर बढ़ रहा है, महंगाई के कारण चूल्हा नहीं जल रहा है। अभी चर्चा नहीं है, विषय पे रही है, विषय से तो चलिए महंगाई पर तो हम बात करते ही रहते हैं और उस पर भी डिबेट होती है, तब आपको स्पर्शी जरूर बिठा लेंगे इस बार। ये जो सवाल मेरा है, ठीक है, जो सवाल है विषय पे रही है, आपने जो कैंडिडेट उतारा है, लंबा मंथन किया, आप लोगों ने भी मंथन किया होगा ना। देखिए मंथन करते हैं आप लोग, ऐसा तो है नहीं है। आला कमान दिल्ली पहुंचे थे बड़े बड़े सारे, क्योंकि बहुत सारे नेता थे फेरिस्त में, कई दिग्गजों के नाम थे, उनमें से मीनाक्षी नटराजन को चुना था।
आला कमान ने जो है मुहर लगाई थी, तो एक लंबा मंथन हुआ था। वहां उस रणनीति में कहाँ चूक रह गई आप लोगों से प्रत्याशी चयन में? एक जमीन से उठी गांधी पार्टी महिला नेत्री जो गोडसे की विचारधारा के सामने लड़ रही है, उससे इतनी प्रॉब्लम क्यों थी मैडम मंजरी और मैडम और आपके सारे जो महान जो नेता लोग हैं, उन लोगों को इतनी एक महिला से, आप भी महिला है मैं भी महिला स्पर्श जी, या तो आप समझना नहीं चाहती या समझदार बिल्कुल नहीं है। ऐसा है मैडम, हमारे जैसे आपके जो ऊपर के जो लोग सारा चीज निर्णय लेते हैं, आपका जो आला कमान है, अगर वो सारे डिसीजन लेता है, सोच समझ के तो बोलिए कि जो भी आएगा मन में वो बोलती चली जाएंगी। डिबेट को भटकाने की कोशिश ना करें, विषय पे रहें, इधर उधर की बात ना करें, के लिए वो करती चली जाएंगी। मैडम की बात मत करिए आप। कितने महिला हितैषियों पता है, सबने देख लिया था। महिला नारी शक्ति बंधन अधिनियम का घोर विरोध करने वाली पार्टी। तो एक बात बताइए, तो षड्यंत्र क्यों रखने पड़े मैडम? तीसरी सीट पे तो आप हार रहे थे। महिला को सोच समझ के बोलना चाहिए। षड्यंत्र है, गलती आप करें, षड्यंत्र हमारा है। अरे शर्म आना चाहिए, कुछ भी बोलेंगे। चलिए ठीक है, लेकिन इस बार समीकरण बदले। मैं अब प्रवेश जी आपके पास आना चाहूँ। प्रवेश जी, ये जो वाक्य है, मैं 1 मिनट रुक जाइए मंत्री जी और स्पर्श जी, 2016 का भी जिक्र करूंगा मैं आपसे। उस समय भी इस तरह के समीकरण बनते हुए दिखाई दिए थे, आपको याद होगा, लेकिन इस बार बिल्कुल मामला उलट हो गया। राजेश जी, 2016 में विनोद घोटिया जी भाजपा के तीसरे उम्मीदवार थे और जीत नहीं पाए थे। कुछ चीजें हैं जो उस समय की अलग थी और अभी की अलग है, दोनों की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि जब हम कोशिश लेकिन वही थी। जिस तरह से ये प्रयास जो किया गया है इस बार बड़ी सफलता है, लेकिन प्रयास वहीं से शुरू हो गया था। तो 3 महीने, जी हाँ बिल्कुल, 3 महीने पहले जो अभी राज्यसभा चुनाव हुए थे अन्य राज्यों में, आप यदि उन पे नजर डालेंगे तो उसी लाइन पे हम चले हैं। और कांग्रेस को ये जरूर सोचना चाहिए कि जब अभी 2 या 3 महीने पहले राज्यसभा चुनाव, तो शायद मैंने झारखंड या बिहार में कांग्रेस मंत्री का बयान सुना था, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, खुल के आके कहा था कि आला कमान ने निर्णय ले लिया कैंडिडेट का और हमें बताया तक नहीं। तो ये जो नाराजगी थी, ये नाराजगी अकेले वहां नहीं है, यहाँ पे भी है मध्य प्रदेश में। नेताओं में आपस में एक अलग अलग खींचतान चल रही है। एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण देता हूं राजेश जी। एक व्यक्ति जो कार्यकारी जिला अध्यक्ष था कांग्रेस में, उसको अभी ब्लॉक अध्यक्ष बना दिया। या इसको आप प्रमोशन कहेंगे या डिमोशन कहेंगे? कैबिनेट मंत्री को आप जिला अध्यक्ष बना रहे हो। तो मतलब ये बताता है कि कांग्रेस अभी भी अपने आप में खुद के बारे में सोच नहीं पा रही है। हाँ, जैसा कि स्पर्श जी ने आरोप लगाया, कुछ बातों को लेकर जनता में नाराजगी जरूर है, लेकिन एक चीज मैं देखता हूं बतौर पत्रकार, जब ग्राउंड पे बात आती है हल्ला बोल या कुछ एग्रेशन दिखाने की, तब कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट नहीं हो पाती है। इस पे सोचने की आवश्यकता। मैं मान सकता हूं कि कांग्रेस के आरोप है, इसके पहले चुनाव में धांधली के आरोप लगे। चंडीगढ़ का तो एक उदाहरण है जिसमें बकायदा रिटर्निंग ऑफिसर कुछ ओवरराइड करते पकड़ा भी गया था, जिसको बाद में कोर्ट ने बदला था। तो मैं मान सकता हूं कि शायद कोई संभावना हो, लेकिन हमारी गलती कैसे हुई? ये कौन लोग थे जिनकी जिम्मेदारी थी एफिडेविट प्रॉपर बने, सारे डेटा प्रॉपर आ जाए? क्या मीनाक्षी जी खुद पढ़ी लिखी हैं, काफी होशियार हैं, मतलब आप उनसे बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स और भारत की सिचुएशन को लेके काफी गंभीरता से बात करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब आप इतनी होशियार हैं तो आपको अपना ये मुद्दा या कोर्ट केस का एक नोटिस आया था, बताना था। एक बात जरूर कांग्रेस बार बार काउंटर कर रही है कि मैं एफआईआर नहीं, मैं मान सकता हूं, लेकिन कोर्ट ने किसी केस को यदि एक्सेप्ट कर लिया है तभी नोटिस जारी होता है। नोटिस जारी हुआ है रिस्पोंडेंट नंबर 4 को, यदि आप उस नोटिस को पढ़ेंगे, जो मीनाक्षी नटराजन जी जिसपे नाम लिखा हुआ है, तो वो भी एफआईआर भले ना हो पर कहीं ना कहीं प्रकरण में आप रिस्पोंडेंट हैं, और यहां पे रिस्पोंडेंट वो है जिसने शिकायत जिसके खिलाफ हुई है। डायरेक्ट ना सही पर इनडायरेक्ट, या मैं कह लूं प्रारंभिक तौर पर तो आप पे आरोप लगे हुए हैं और कोर्ट उसकी सुनवाई कर रहा है। मीनाक्षी जी से गलती कैसे हुई? निश्चित तौर पर ये तर्क कहीं भी उचित नहीं है, क्योंकि अगर कोर्ट का नोटिस है तो जरूर रीजन ही है, एफआईआर है तभी तो कोर्ट की तरफ से नोटिस। ये तर्क कहीं से भी मान्य नहीं होता। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन ये जरूर है, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिए अपने आप में ये बहुत बड़ा झटका है। भारतीय जनता पार्टी ने भले ही अपनी रणनीति बनाई, और लेकिन इस रणनीति में बीजेपी कामयाब होती ही भी नजर आई। लेकिन जिस तरह का आप कांग्रेस को ये झटका लगा है, अब इसके बाद कांग्रेस के पास क्या कुछ विकल्प है, अगला कदम कांग्रेस का क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।